नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानून मदद के बारे में जानकारी देंगे। संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। साथ ही गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए और समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी मदद देने के लिए एक तंत्र की स्थापना 1987 में की गई और इस बाबत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा का गठन किया गया। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी मदद से जुड़ी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। अगर आपका मुफ्त कानूनी मदद मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। अगर आपका मुफ्त कानूनी मदद से कोई भी जुड़ा सवाल है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ से सहायता या कोई भी मदद ले सकते हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। मुफ्त कानूनी मदद पर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई कानूनी मदद चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 0120612793। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर कानूनी राय लीजिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं परमानंद पांडे जी, उनके साथ बातचीत करेंगे। संविधान में जरूरतमंदों के लिए कानूनी मदद का जिक्र है, क्या इसके बारे में कुछ बताइए परमानंद जी। देखिए, संविधान में कई भाग हैं, लेकिन इसके दो भाग, इसको पार्ट 3 और पार्ट 4 कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है और पार्ट 4 में जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो निर्देशक सिद्धांत हैं, इनके बारे में बात की गई है। तो जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए तो आप कहीं भी दरवाजा खटखटाइए कोर्ट को, उसके लिए आपको मदद मिलनी स्वाभाविक है। उसको आप चाहें तो लागू करा सकते हैं जिस ढंग से चाहें जी। लेकिन जो पार्ट 4 में कही गई बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य को इस ढंग से चलाना होगा और राज्य को चलाने के लिए आपको बताएं कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक तो फंडामेंटल राइट हुए और 36 से लेकर 51 तक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बात कही गई। उसी में 39A में ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाएगी, तो उसको उपलब्ध कराई जाएगी। ये काम होता है राज्य का, राज्य इसको कराएगा। हालांकि बहुत दिनों तक राज्य ने इस चीज को नहीं किया, लेकिन बाद में बहुत लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, बहुत सारी कमेटी बनी। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब जस्टिस कृष्णरियल लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, तब इस समय ये बात को निश्चित किया गया कि नहीं, अब ज्यादा दिन नहीं इंतजार करना चाहिए। अब हमको इस चीज को ले आना चाहिए कि जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, विधवा हैं, महिला हैं, मतलब ऐसी स्थिति में हैं, जिनके बच्चे हैं, जो सड़क पर घूम रहे हैं, उनके लिए कोई कानूनी सहायता की बात कैसे की जाएगी। इसी संदर्भ में हमारे लिए यह एक गठन किया गया कि 1987 के बाद, आपने जैसा कि अपने प्रस्तावना में ही बताया कि यह गठन किया गया और कहा गया कि नहीं, जितने लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, उन सारे लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी और यह कार्य राज्य सरकार की तरफ से होगा। और ये हमारे कानून, हमारे संविधान के नीति नियामक सिद्धांतों में से एक है। उसी का अनुपालन करने की दिशा में ही ये 39A 39A का
पालन किया जाता है, जिसमें कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। जी परमानंद जी, देश में किस तरह से जरूरतमंदों के लिए कानूनी मदद की ये मुहिम चली? देखिए, मैं इस चीज का तो सबसे पहले शुरुआती दिनों में कहा जाएगा तो 1958 में इसका गठन हुआ था। शीतलवाद कमेटी का गठन हुआ था, जिन्होंने रिपोर्ट किया था कि नहीं, गरीबों को मुफ्त कानूनी सुविधा दी जानी चाहिए। फिर उसके बाद और कमेटी, जैसे कि मैंने जस्टिस कृष्ण अय्यर के बारे में बताया कि वो लॉ कमीशन में जब थे तो भी उन्होंने इस चीज को कहा था कि नहीं, अब दी जानी चाहिए। फिर बाद में 1981 में जस्टिस पी.एन. भगवती की नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने ये कहा कि नहीं, मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। फिर 1987 में जाकर के इसमें एक विधिक समिति का गठन हुआ बाकायदा, और 1995 में इसका एक तरह से एक्ट बना दिया गया कि नहीं, अब कानूनी सहायता सबको दी जानी चाहिए, उन लोगों को दी जानी चाहिए जो इसकी क्राइटेरिया को पार करते हैं। जो इस क्राइटेरिया में आते हैं उन्हीं को दिया जाए, जो क्राइटेरिया को पार करते नहीं। तो उस क्राइटेरिया में क्या है, मुख्य रूप से उसमें ये बात है कि वो गरीब हो, जो व्यक्ति कानूनी सहायता नहीं ले सकता है और वकीलों के माध्यम से। जैसा कि ये कहना आसान है कि कानूनी सहायता के लिए सब लोग जा सकते हैं, लेकिन कानून इस देश में महंगा भी है, बहुत महंगा है, क्योंकि वकील की फीस लेकर के, कोर्ट की फीस लेकर के, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में ये बहुत पैसे खर्च होते हैं, और फिर ये समय भी बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसके लिए कहा गया कि नहीं, ये गरीब व्यक्ति कैसे कानूनी मदद ले सकता है, जिसको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, वो उतनी फीस नहीं दे सकता है, उतना खर्च नहीं उठा सकता है। तो इसीलिए इसका गठन हुआ, और 1995 में नालसा का गठन हुआ, और उसमें के तहत सारे लोगों को, जो लोग उस सीमा के भीतर आते हैं, उनको मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। परमानंद जी, अदालतों में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के लिए क्या व्यवस्था की गई है? कानूनी व्यवस्था यही है कि आप कानूनी व्यवस्था, अगर मान लीजिए, मैं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में देखता हूँ कि आपसे पूछा भी जाता है, अगर आपका केस चल रहा है मुकदमा, कि आपको क्या ऐसी स्थिति है कि आप इस मुकदमे को लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। कई बार जज लोग खुद पूछ लेते हैं कि आप अगर चाहते हैं तो हम किसी वकील की सुविधा आपको दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वकील होते हैं जिनका नाम रजिस्टर्ड होता है, वो वहाँ की विधिक सेवा में, वो जैसे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जैसे हाई कोर्ट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनके पास जज लोग स्वयं दे देते हैं कि आप जाइए और अपनी बात को बताइए, और वहां पर आपको वकील आपके मन माफिक दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोर्ट ने नहीं किया है तो आप स्वयं एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप स्वयं एक प्रार्थना पत्र दीजिए, जहाँ का केस हो, जैसे आपका केस जिले का लेवल का, तो जिले की आप कम्युनिटी में जाइए, वहां पर आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे मुफ्त कानूनी सहायता चाहिए, और वो आपको सहायता मिल जाएगी। बशर्ते आप उन शर्तों को पूरा करते हो, इन चीजों को पूरा करते हो। जैसे जिले के अंदर आपकी आमदनी 3 लाख से कम होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये स्थिति है कि 5 लाख से कम आमदनी का व्यक्ति चाहे तो कानूनी सहायता ले सकता है। तो और कई राज्यों में 3 लाख, बहुसंख्य राज्यों में 3 लाख की सीमा है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में इस सीमा को और घटा दिया गया है, कहीं पर 1.5 और 2 लाख के बीच में किया गया है, लेकिन बहुसंख्य राज्यों में ये सीमा 3 लाख से है, और 3 लाख से कम जिनकी आमदनी होती है वार्षिक, वो चाहे तो इस सुविधा का प्राप्त कर सकते हैं। जी परमानंद जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं वरुण दिल्ली से, वो आपसे कुछ इस विषय से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं। वरुण, क्या कुछ है आपका सवाल? मतलब किसी ने अगर, जी कहिए वरुण। मैडम, कोई अगर किसी पे रेप केस लगा देता है, झूठा केस, और वो पैसे की डिमांड करता है, तो हमें लीगल एडवाइस कहाँ से मिले? जी परमानंद जी, देखिए, ये तो एक ऐसा है कि किसी ने रेप का चार्ज लगा दिया किसी के ऊपर, और किसी, तो ये तो एक क्रिमिनल केस हुआ, और वो जाएगा वहां पर, उसकी जांच पुलिस करेगी। लेकिन क्योंकि तुरंत अगर मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कि गिरफ्तारी होना संभव है, तो उसके लिए जांच के लिए आप लीगल सर्विसेज कमेटी के पास जाइए
और वो कमेटी निश्चित तौर पर आपको वकील के सुविधा मुहैया कराएगी। लेकिन कुछ ऐसे संगीन अपराध होते हैं जिनके लिए कि गिरफ्तारी को रोका नहीं जा सकता है, जैसे नारकोटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट में किसी आदमी के पास ये कहा गया है कि पुलिस स्टेट ने पकड़ लिया है किसी के पास, अगर मान लीजिए 100-200 ग्राम नारकोटिक्स की चीजें, तो उसकी गिरफ्तारी होगी। ऐसे किसी महिला ने अगर किसी व्यक्ति पर चार्ज लगाया है कि उसके साथ ये बलात्कार हुआ है, तो उसकी जांच होगी। प्रिलिमिनरी जांच में अगर ये सही पाया जाता है कि व्यक्ति ने बलात्कार किया है, या ऐसा कोई उदाहरण मिल जाता है कि वाकई ये इसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, तो उसमें गिरफ्तारी को नहीं रोका जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए अगर मान लीजिए कोई चार्ज होता है, तो निश्चित तौर पर वो उसको सुविधा मिलेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट से, और हाई कोर्ट लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर भी आपको लिख के देना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ ये चार्ज लगाया गया है। मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं अपना मुकदमा नहीं लड़ सकता हूँ, इस नाते मुझे वकील मुहैया कराया जाए, और वकील उस स्थिति में। अब आप बताइए कि जब आतंकवादियों तक को सुविधा मिल जाती है, तो कोई ऐसे व्यक्ति जो इस देश का है जिसके ऊपर इस ढंग का चार्ज लगाया गया है, और वो सुविधा को ले सकता है। लेकिन उसके लिए ये कहा गया ना कि शुरुआती समय में अगर किसी महिला ने किसी व्यक्ति के ऊपर एक रेप का चार्ज लगाया है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में यह पाया जाता है कि ऐसा उसके साथ रेप हुआ है, तो उसकी गिरफ्तारी अवश्य होगी, लेकिन वो उसको सुविधा मिलेगी, कानूनी सुविधा। इसके लिए आप बताइए कि किस लेवल पर, कहाँ, हाई कोर्ट के लेवल पर है अगर आपका मामला तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया तो वहां तक, या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मामला आया, अभी पूरी शुरुआती दौर में ही है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाइए, अपनी अर्जी लगाइए, और अर्जी लगाने पे निश्चित रूप से आपको इसकी सुविधा मिलेगी। चर्चा गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता को लेकर हम कर रहे हैं, जिस पर हमारे साथ हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कानूनी जानकारी फोन करके राय ले सकते हैं। परमानंद जी, अभी हम जिस सवाल को लेकर बातचीत कर रहे थे उसके जवाब में आपने कहा कि अगर जिले को लेकर कोई ये केस या मुद्दा बनता है तो उसमें जिले को प्रावधान, मतलब ये एक नोटिस दिया जाता है या एप्लीकेशन दी जाती है कि हमें इसके लिए एक वकील चाहिए। अगर यही केस जिले का ना हो या देश का ना हो, विदेश की बात करें, अगर विदेशी कोई मामला किसी भारतीय के साथ जुड़ा हो तो इसमें क्या प्रावधान है, कैसे वकील अपॉइंट किया जाएगा? देखिए, दो चीजें तो आप इस चीज में बहुत क्लियर हो जाइए। एक तो यह है कि विदेशी में आप जैसे कि एनआरआई है, अगर वो विदेश का रहने वाला है, एनआरआई है, अगर वो उसकी इतनी वित्तीय स्थिति खराब है कि वो 5 लाख से कम या 3 लाख से कम की स्थिति में आता है, तो उसका वो भी हकदार हो सकता है। लेकिन जहां तक फंडामेंटल राइट की बात होती है, ये फंडामेंटल राइट संविधान में लिखा हुआ है कि ये केवल देश के लिए, लोगों के लिए ही, भारतीय नागरिकों के लिए ही ये उपलब्ध है, ये विदेशी लोगों के लिए नहीं उपलब्ध है। मान लीजिए कोई आदमी विदेशी हो और विदेशी के आधार पर कहे कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि 3 लाख या 2.5 लाख नहीं दे सकता हूँ, तो इसको ये सुविधा नहीं उपलब्ध है। वो अपने देश के दूतावास से संपर्क करे और इसकी सुविधा ले, क्योंकि ये सुविधा केवल भारत के सिटीजन के लिए ही है, ये इस देश के नागरिक के लिए ही ये सुविधा प्राप्त है। अगर विदेशी है, अगर वो विदेश में रहता है और भारत का नागरिक है, और मान लीजिए उसकी आमदनी 3 लाख से कम है, तो वो भी इस सुविधा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। नहीं परमानंद जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि बात जो केस की है, भारतीय नागरिक कोई केस उसका विदेशी पड़ता है तो वो उसके लिए कैसे अपॉइंट करेगा? क्योंकि विदेशों को लेकर वो भी एप्लीकेशन भेजे, और एप्लीकेशन में वो उस कमेटी जो है वो निश्चित तौर पर इस दिन के उसको सुविधा प्रदान करेगी। ये तो हर जगह पर एक इसकी कमेटी का दफ्तर बना हुआ है, और आप केवल एड्रेस कर दीजिए उस जिले से संबंधित केस को, तो आपको उस सुविधा को मिलने में कोई संकोच नहीं है, कोई देरी नहीं की जाती है, और ये बहुत ही तुरंत आप आनंद फानन में ये सुविधा उत्पन्न करा दी जाती है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये सुविधा उपलब्ध हो जाती है, बशर्ते उनके सीमा के भीतर आता हो। वो शेड्यूल कास्ट का है तो ठीक है, उसकी आमदनी इतने से है तो ठीक है। अगर वो मान लीजिए ऐसा हैंडीकैप्ड बच्चा है जिसके लिए कि वो नहीं कर सकता है, या मेंटली कई बार होते हैं कि उनका पैरोकार होता, मेंटली वो इस चीज को नहीं कर सकते हैं,
तो उनके लिए एक पैरोकार होता है जो एप्लीकेशन देता है। तो जी। ये सारी शर्तें अगर जो पूरी करता है उसको ये सुविधा मिलेगी और निश्चित तौर पर मिलेगी, चाहे वो विदेश में रह रहा हो चाहे देश में रह रहा हो, उसको ये सुविधा मिलेगी। केवल उसके साथ यही है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। जी बिल्कुल। परमानंद जी, कौन देता है मुफ्त कानूनी मदद? मुफ्त कानूनी मदद माने आर्थिक रूप से आप बात करना चाहती है क्या? जी। तो देखिए, आर्थिक रूप से ऐसा ये सरकार की योजना है, ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी माने राज्य की पॉलिसी के अंदर है, राज्य की। तो इसमें इसका काम है ये राज्य को मुहैया कराना पड़ेगा। इसमें ना तो आपको वकील का खर्च देना पड़ेगा, ना आपको डॉक्यूमेंट्स कागजात के लिए खर्च करना पड़ेगा, ना कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। ये सारा का सारा खर्च का वहन स्टेट माने राज्य सरकार इस चीज का करेगी। और कई बार ऐसा है कि आप देखेंगे कि वकील लोग भी जो काम करते हैं वो फ्री काम करते हैं, प्रो बोनो जिनको कहते हैं, वो फ्री काम करते हैं, वो भी सुविधा नहीं लेते हैं, वो किसी तरह का काम फीस नहीं चार्ज करते हैं, केवल उतना ही चार्ज करते हैं जैसे कि उनके डॉक्यूमेंट्स को टाइप कराने में या कंप्यूटर पर लगवाने में का कोई क्लरिकल चार्ज हुआ, इन सब चीजों के लिए छोटा मोटा खर्च जो होता है वो दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट, वरना कोई चार्ज वो लेते भी नहीं है। और ना ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है ऐसे वकीलों को कि जो चार्ज लेते हों। तो ये चार्ज जो वहन करना पड़ता है, ये जो खर्च वहन होता है, ये राज्य सरकार इस चीज का वहन करती है, क्योंकि ये नीति नियामक सिद्धांतों में से आता है कि ऐसे व्यक्ति को ये सुविधा दी जानी चाहिए। जी परमानंद जी, अगर बात लोक अदालत की जाए तो लोक अदालत में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या वकील की जरूरत पड़ती है? ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि आए दिन इस ढंग की घटनाएं होती हैं कि अब आजकल बहुत सारे मुकदमे, देखिए ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल फोरम एक तरह से है, ऐसे मतलब कि आपको वैकल्पिक एक तरह से विधान है जिससे कि आप अपने डिस्प्यूट्स को, अपने झगड़े को खत्म कर सकते हैं। तो ये लोक अदालत में पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है कि दोनों पार्टी जिनका मुकदमा चल रहा है उनमें से एक पार्टी को जाना जरूरी है। वो कहेंगे कि मैं लोक अदालत में अपने मेडिएशन सेल में या लोक अदालत में इस मुकदमे को ले जाना चाहता हूँ। वो उनके कहने के बाद तुरंत उस लोक अदालत को ले रेफर कर दिया जाएगा और लोक अदालत उस मामले की सुनवाई करेगी दोनों पार्टीज को बुला करके। कई बार ऐसा भी होता है कि लोक अदालत में दूसरी पार्टी नहीं भी जाती है, तो नहीं जाती है, जब नहीं जाएगी तब उसको लोक अदालत कोई फैसला नहीं दे सकती। लेकिन अगर दोनों पार्टियां उस पर आ जाती हैं, दोनों पार्टी उस पर सहमत हो जाती हैं आने के लिए, तो लोक अदालत का फैसला होता है। और लोक अदालत के फैसले को अच्छा फैसला इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका कोई अपील नहीं होती है, ये मान के चला जाता है कि आपने इस पर समझौता किया है तो आप इसके खिलाफ नहीं जाएंगे। और इसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितना कोर्ट के दिए हुए फैसले की वैल्यू होती है। जी परमानंद जी, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी विषय पर आपसे कुछ कानूनी मदद चाहते हैं। नरेंद्र मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ समस्या है, क्या समाधान चाहेंगे आप? हेलो नरेंद्र, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी, क्या समाधान चाहेंगे? अरे समाधान मैडम ऐसा है कि हमने एक कंपनी का डालने के लिए जमीन लिया हुआ था। हेलो जी बोलिए। हाँ, तो भाई साहब मैं ऐसा है कि हमने जमीन लिया हुआ था वाडा में, और ये जो जिससे जमीन लिया था वही कब्जा कर लिया है और काम नहीं करने दे रहा। जी परमानंद जी, जमीन ली है कोई और उस पर कब्जा कर लिया गया है। ये तो देखिए एक ऐसा मामला है, ये लोक अदालत का मामला नहीं बनता है जी। लोक अदालत में तो किसी भी आपका मुकदमा अगर चल रहा है तो मुकदमे को लेकर के आप लोक अदालत में जाएंगे, कोर्ट से कहेंगे कि हम इस मामले को लोक अदालत में ले जाना चाहते हैं। अगर दूसरी पार्टी इसके लिए तैयार होती है, दूसरा पक्ष इसके लिए तैयार होता है कि हाँ लोक अदालत वाला इसका फैसला कर दिया जाए, तब तो वो हो जाएगा, अन्यथा इस मामले को लोक अदालत में नहीं जाएगा। इसका तो यही तरीका है कि अगर आपके खिलाफ उन्होंने आपकी जमीन ली हुई को कब्जा कर लिया है तो ये जोर जबरदस्ती धौंस पट्टी का मामला है, इसको लेकर के आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। और कोर्ट के बुलाने पर भी वो आएंगे, हो सकता है वो अपनी बात को कहें, अपने ढंग से कहें, नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, तो इसका फैसला तो केवल कोर्ट ही कर सकता है। और लोक अदालत में ले जाने के लिए तो आपको यही करना। हाँ, एक बात और है कि अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं कि मैं ये पीड़ित व्यक्ति हूँ और मेरे पास इतना संसाधन नहीं है कि मैं किसी वकील को कर सकूं,
तो कानूनी सहायता मुझे प्रदान की जाए, तो कमेटी के पास जब जाएंगे तो कमेटी आपको इस चीज की सहायता निश्चित तौर पर करेगी। जी नरेंद्र, आशा करते हैं आपको अपनी समस्या का जवाब और समाधान मिला होगा। परमानंद जी, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।